सभी का स्वागत है साइंस विद जेके चैनल में। अपन इस चैनल के ऊपर पढ़ रहे थे कक्षा 10 की विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन, उसके 4 पार्ट बना चुके हैं। तो आप चारों पार्टों को ध्यान से देखें तो आपका पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा और आप पूरे से पूरे नंबर प्राप्त करोगे। तो आज क्या करेंगे फिर, तो आज अपन पहले चैप्टर का वीडियो नंबर 5 बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में अपन अभ्यास, प्रश्न एवं उत्तर अर्थात आपकी किताब के सारे क्वेश्चन करेंगे, उनके उत्तर बोर्ड पे करेंगे तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे ताकि बोर्ड में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो यहाँ से आपको पूरे प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप पीछे की वीडियो देखोगे तो ये प्रश्न आसानी से आ जाएंगे। तो चलो अपन बिना टाइम खराब करे आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके अभ्यास का, ये कोई अभिक्रिया दी हुई है जिसके बारे में इसने पूछा है कौन कौन से कथन असत्य हैं। तो आ जाइए सभी अपनी नोटबुक वगैरह ले लें और आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वीडियो भी नहीं देखे हैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अर्थात 4 कथन दिए गए हैं आपको, इन 4 में से जो गलत वाले कथन हैं वो आपको छांटने हैं और फिर आंसर देना है। और ये गलत वाले कथन किस अभिक्रिया के आधार पे छांटने हैं, ये आपको एक अभिक्रिया दी हुई है। आजकल ऐसे बोर्ड में प्रश्न आते हैं। तो अभिक्रिया दी हुई है 2PbO प्लस कार्बन 2Pb और CO2 बन गया। मतलब ये आपका लेड ऑक्साइड है जिसके साथ कार्बन मिला, तो ये आपका लेड यानी सीसा बन गया। ध्यान रखना, इसको सीसा भी बोल देते हैं और लेड भी बोल देते हैं, एक ही बात है, याद कर लेना आप। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, तो इन कथनों पे चलना पड़ेगा आपको। ए क्या कह रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। मतलब कुल मिला के आपको अपचयन और उपचयन देखना है। तो पहले आप अभिक्रिया में देख लो। ये देखो इसका क्या हुआ, PbO, ये Pb में बदल गया, अर्थात इसका ऑक्सीजन गायब हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने बताया था कि जब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जावे तो उसका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन। तो इसी के आधार पे अपन अपने कथन छांट लेंगे। कार्बन था, पहले अकेला था, अब देखो इसके साथ कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। अतः कार्बन का क्या हो गया, उपचयन। उपचयन और या कह सकते हैं ऑक्सीकरण, एक ही बात है। इसके आधार पे आप कथन छांट लो। देखो 2 कथन तो साफ साफ ही दिख रहे होंगे। कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये उपचयन हो रहा है किसका, कार्बन का। तो ये कथन कैसा है भाई, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये रहा PbO, लेड ऑक्साइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अपचयित हो रहा है, सही बात है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो Pb में बदल गया, तो ये कथन भी क्या है, एकदम सही है। अब यदि इनके उल्टे हो तो वो गलत हो जाएंगे। ये आ जाओ, शीशा अपचयित हो रहा है क्या, नहीं, शीशा अपचयित नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित कहाँ हो रहा है, ये रहा आपका शीशा, ये अपचयित कहाँ हो रहा है। यदि इसको इधर से देखोगे तो इसमें, इधर से इधर देखोगे तो इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये शीशा आपका अपचयित नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, आपका कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये वाले कथन दोनों उल्टे हैं, तो ये गलत हो गए। तो असत्य पूछ रहा है आपको, उधर देखो, ये रहा असत्य। तो कौन कौन से असत्य वे, A और B। तो नीचे ऑप्शनों में आओ, तो ये रहा पहला ऑप्शन A एवं B, ये दोनों कथन असत्य है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर A एवं B। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अच्छा सा सवाल है, एग्जाम में आएगा। तो अभिक्रिया चेंज करके दे सकता है आपको, उपचयन अपचयन पूछ सकता है। तो पहले आप ऐसा करो, सब अभिक्रिया में अपचयन उपचयन वालों को छांट लो और फिर सही गलत देख लेना आप। तो ये आपका पहला प्रश्न खत्म हो चुका है। सेकंड प्रश्न आपकी बुक का, सेकंड प्रश्न में एक अभिक्रिया दी हुई है। ये कह रहा है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और फेरस यानी लोहा बन गया। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, टाइप पूछ लिए। खूब सारे टाइप पढ़े हैं आपने, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें देखते ही पता चल जाएगा ये कोई एक आपका क्या था, यौगिक था, ये अकेला था। तो इसने क्या किया, Fe को तो बाहर निकाल दिया। देखो Fe को अलग निकाल दिया, खुद जाके वहाँ बैठ गया।
तो इससे कुछ याद आ रहा होगा, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक अभिकारक में कोई दूसरा आयन आके बैठ जाता था और उसमें से एक आयन को हटा देता था, तो उसको क्या विस्थापन, विस्थापित कर दिया, एक को हटा दिया। तो ये वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी। तो सर द्विविस्थापन क्यों नहीं वहाँ, तो द्विविस्थापन अपने साफ साफ पढ़ा था, वहाँ दो यौगिक होते हैं, जैसे Fe2O3 ऐसे दिखने वाले दो जने होते हैं और फिर वो दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं कि तू मेरा आयन ले ले, मैं तेरा आयन ले लेता हूँ, तब जाके वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, द्विविस्थापन। यहाँ सिर्फ अकेला ये आयन ही है, यहाँ कोई यौगिक नहीं है, यहाँ पूरा यौगिक है, तो ये यहाँ चला जाता है, ये फ्री हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ सिर्फ एक सिंगल ही माना जाएगा, तो इसको कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, जिसको उतारना है उतार सकता है, बाकी इनको याद कर ले। हमें अगला नेक्स्ट, अब आपकी किताब का प्रश्न नंबर 3, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेंगे अपन। ये कह रहा है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। मतलब ये आपको अभिक्रिया पूछना चाहता है कि लोहे की अभिक्रिया करवाई है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो मैं अभिक्रिया करके आपको यहाँ पे हल बताता हूँ इसका। लोह चूर्ण का मतलब एक एक शब्दकार समझाऊंगा। लोह चूर्ण का मतलब होता है लोहा ले लिया आपने, और ये क्या प्रयोगशाला में क्या होता है, इसका चूर्ण मिलता है, तो इसको लोह चूर्ण बोल देते हैं, लोह चूर्ण। तो ये Fe ले लिया जो सॉलिड रूप में होता है, इसमें क्या मिलाया गया है बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी याद करने पड़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है, HCl। ये तनु क्या होता है, तो देखो दो प्रकार के वर्ड होते हैं, तनु और सांद्र। तनु और सांद्र का मतलब इतना सा, जितना आप प्योर लोगे, यानी जब ओरिजिनल एसिड ले लिया तो उसको तो बोलते हैं सांद्र यानी प्योर, और तनु का मतलब होता है वो प्योर नहीं लेना है आपको अभिक्रिया कराने के लिए, उसको पानी में मिला लो 2 4 5 बूंदे और फिर प्रयोग में लेना है। मतलब पानी ले लिया आपने 1 गिलास, आधा गिलास, उसमें तनु की आपकी जो अम्ल है उसकी कुछ बूंदे मिला ली, तो उसका एक घोल बन गया, उसी को कहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब पानी में मिलाया हुआ होना चाहिए, मतलब जलीय विलयन होना चाहिए। तो यहाँ लिख दूंगा HCl। HCl कौन सा विलयन है, एक्वस, इसको कहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये वही वाला अम्ल है, इसको याद करो आप, ये बायोलॉजी में बहुत आता है, ये आपके आमाशय में पाया जाता है, आपके पेट में ये पाया जाता है, ये भोजन पचाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कुछ कुछ बीच में जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो HCl अम्ल है वो आपके आमाशय में भी पाया जाता है, जो भोजन को गलाने के लिए, पचाने के लिए आवश्यक होता है, और ये इसी की मात्रा कई बार शरीर में ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपको एसिडिटी होने लग जाती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Fe + HCl जब अभिक्रिया कराओगे तो कुछ ये अभिक्रिया इस हिसाब से होगी, ApCl2 + H2। थोड़ा सा इसको बैलेंस करोगे तो आप देखोगे यहाँ कितने HCl लेने पड़ेंगे, 2 HCl। तो यहाँ देखो ये आपका हो गया लोहा, यहाँ हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये टर्म्स याद करने के, ये देखो फेरस क्लोराइड बन गया, या इसको बोल दूं दूसरे शब्दों में आयरन क्लोराइड, एक ही बात है, आयरन क्लोराइड। और ये आपकी साथ में कौन सी गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस बन गई और ये एक्वस यानी जल के अंदर ही मिलता है। तो आप देखोगे तो अब आप रिजल्ट आराम से बता सकते हो। कल लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डालने से क्या होता है, तो मैं कह दूंगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन छाट लो आप, पहला ऑप्शन देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। इस अभिक्रिया को आप क्या कर ले हमें याद, ये आ सकती है, फुल चांसेज हैं। लोहा Cl FeCl2 H2 कौन सी गैस बन गई, हाइड्रोजन। अब अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब बुक का प्रश्न नंबर 4, ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, लेकिन बहुत इजी है, जो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण जब भी आपने पढ़ा तो वहाँ पर देखा होगा कि रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होता था कि अभिकारक ले लो, उत्पाद ले लो,
इधर के परमाणु देख लो, इधर के परमाणु देख लो, बराबर होने चाहिए। तो वो कौन सा समीकरण होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो क्या लिख दोगे कि अभिकारकों व उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणु बराबर बराबर होने चाहिए, तो ही वो समीकरण कौन सा कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले मैं पहले का आंसर लिख दूंगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। मैं लिख दूंगा वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व, अर्थ समझना लाइन का, प्रत्येक तत्व का मतलब उसमें जो जो तत्व है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबको अभिकारकों में गिनो और उत्पादों में गिनो, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या क्या हो? बराबर हो। कौन सा समीकरण कहलाता है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगले क्वेश्चन का जवाब सुनो आप। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आप पूछ सकता है आपको। तो मैंने बताया था यहाँ सिर्फ इसलिए आवश्यकता है क्योंकि केमिस्ट्री में रूल होता है द्रव्यमान संरक्षण। मतलब इधर अभिकारकों का कुल वजन है वो उत्पादों के कुल वजन के बराबर होना चाहिए। तो वो वजन बराबर कब होगा? जब इधर परमाणु बराबर होंगे, उधर परमाणु बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका पालन करना है आपको, और यदि उसका पालन करना है तो उसको रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना आवश्यक है। तो मैं क्या लिख दूंगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है तथा ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये नियम था। केवल उस अभिक्रिया की बात हो रही है कि उस अभिक्रिया में आपने एक कुल मिला के 1 किलो पदार्थ लिया तो जो आपका रिजल्ट भी मिलेगा वो भी 1 किलो ही मिलेगा। ऐसा नहीं आधा किलो द्रव्यमान कहीं गायब हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः द्रव्यमान को संरक्षण या संरक्षित रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि दोनों साइड या दोनों दिशाओं किधर किधर अभिकारक व उत्पाद दोनों दिशाओं में द्रव्यमान बराबर हो। तो कुल मिला के बात छोटी सी एक लाइन में बताना चाहो तो ये हो सकता है कि भाई रासायनिक समीकरणों इसलिए संतुलित करते हैं ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर सके। इसलिए ये प्रश्न आ जाए तो साफ साफ आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगले एक महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 बताया आपको, 2 बताया, 3 बताया, 4 बता दिया, 5, 6, 7, 8 नहीं बताया क्योंकि वो चारों जो प्रश्न हैं वो आपके रासायनिक समीकरण के संतुलित करने वाले प्रश्न हैं जो अच्छी तरीके से आपने सीख रखे हैं। तो उनमें तो बस अभिकारकों की तरफ गिनना है, उत्पादों की तरफ तत्वों को गिनना है और उनको बराबर करना है। अतः उन प्रश्नों में अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। 5, 6, 7 और 8 अच्छे प्रश्न में आता हूँ मैं डायरेक्ट। फिर कौन से प्रश्न में आ रहा हूँ? 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये पूछ रहा है ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है आपको। तो यह आपको दोनों परिभाषाएं अच्छे से आनी चाहिए। ऊष्माशोषी
इस अभिक्रिया को मैंने बताया था ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा का शोषण हो रहा है, मतलब अवशोषण हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इनके उदाहरण। चलिए शुरू करते हैं। वह अभिक्रिया, ये अभी के अभी याद कर लो, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब उसको ऊष्मा देनी पड़ती है भाई, वरना अभिक्रिया नहीं होगी। वो अभिक्रिया ऊष्मा लेगी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण बहुत सारे बता रखे हैं, लेकिन आपको कम से कम एक उदाहरण आ देना चाहें। एक अच्छे वाला उदाहरण बता रखा है आपको, AgCl था, इसके ऊपर कौन सा प्रकाश पटका था, ओनली सूर्य का प्रकाश। यानी इसको ऊष्मा दी आपने, ऊर्जा दी, तो ये किस में टूट गया था, Ag+Cl2। ये आपका जो चांदी का क्लोराइड था, फिर वो चांदी और Cl2 में टूट गया था। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्मा शोषी। एग्जाम में जब भी आए आप परिभाषा लिखें और उसका एक उदाहरण लिखें, फिर आपका काम हो जाएगा ऊष्मा शोषी। अगली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, नाम से पता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है या मुक्त होती है, वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है मतलब जब बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके भी बहुत एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन एक एक याद रखो आप। आपको बताया होगा प्राकृतिक गैस का दहन बताया था, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 था प्राकृतिक गैस, मेथेन ये गैस थी, इसका दहन किया था तुमने ऑक्सीजन मिला के, तो फिर क्या क्या बन गया था, इधर आपका CO2 बन गया था और H2O बन गया था, और साथ में क्या निकली थी, ऊर्जा। तो ऊर्जा निकली है इसमें। इसको थोड़ा सा समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ H2 कितने हो जाएंगे, 2H2, क्योंकि यहाँ 4 है 2 है तो 2H2 हो गया। और तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी। यहाँ ये CO2 गैस निकलती है, H2O भी गैस के रूप में निकलता है। ये गैस है, ये गैस सभी के सभी गैस हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक प्राकृतिक गैस का दहन। दोनों को अच्छे से अभी के भी याद कर लो। ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। 2AgCl, सूर्य का प्रकाश डाला, Ag और Cl2 में टूट गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। प्राकृतिक गैस का दहन, इसका एग्जाम्पल दे दिया। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें, याद करें। अगला प्रश्न करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है आपको। तो मैंने बताया था हर जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा लेगा कैसे हो, खाना खाएगा, साथ में ऑक्सीजन लेगा, दोनों जाके कोशिकाओं में मिलेंगे तो उसका दहन हो जाएगा। ग्लूकोज है जो ग्लूकोज बन जाएगा, वो ग्लूकोज कोशिका के अंदर मिलेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन चली जाएगी, वहाँ पे दोनों का दहन होगा, उससे ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा को अपन स्टोर कर लेते हैं और उसका यूज अपन दैनिक जीवन के कार्यों में करते हैं। तो जिस भी अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। अतः कह सकते हैं शोषण कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। उसको अपन डिटेल में लिखेंगे और लिखना सीखेंगे। तो लिखते हैं मेरे साथ साथ, आप भी लिख सकते हो। प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः भोजन द्वारा प्राप्त ग्लूकोज, तो भोजन द्वारा किसको प्राप्त किया आपने, ग्लूकोज, तथा शोषण द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन कोशिका में मिलकर
कहाँ मिलती है, ध्यान रखना, कोशिकाओं के अंदर। ये जो श्वसन की अभिक्रिया होती है वो कोशिका, जो आप जानते हैं कोशिका अपनी सबसे छोटी इकाई है, वहाँ पे जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो श्वसन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन कोशिका में मिलकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार है, जिसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार कहती है। अभिक्रिया याद करो, ग्लूकोज का शीतल था C6H12O6, एक्वस यानी जलीय विलयन, जल में घुलावा ग्लूकोज होता है। किसके साथ मिल जाता था ये? ऑक्सीजन के साथ। ये भी एक्वस, या सारे विलयन एक्वस यानी जलीय मिलेंगे, क्योंकि सब कोशिका के अंदर जल में घुले हुए हैं। इससे क्या क्या मिल जाता था आप लोगों को? यहाँ मिलता था H2 वगैरह, CO2 मिल जाती थी, 6 H2O और 6 CO2, और साथ में क्या मिल जाती थी आपको? ऊर्जा। तो ऊर्जा ही तो अपने लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी बाहर निकाल देता है, और आपका ये जो H2O इसको काम ले लेता है। तो ये आपके हो गई श्वसन की अभिक्रिया, इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी। आपने इसका वर्णन कर दिया अच्छे से, ऐसा आपको लिखना आना। प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः भोजन द्वारा प्राप्त ग्लूकोज तथा श्वसन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन कोशिका में मिलकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार है। अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको बता सकते हैं। अब बच्चों, अपन ने आज इस चैप्टर के 5-7 अच्छे प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के थे वो कर लिए, लेकिन मैं अब कुछ अन्य प्रश्न भी करवाना चाहता हूँ जो 1-1 नंबर के बोर्ड में आते हैं। और उसी से मतलब नहीं, जो आपको हर आगे जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम दोगे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। NCERT के एक नंबर के प्रश्न आजकल हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने पहले पार्ट के कुछ अच्छे 7-8 प्रश्न छाटे हैं, जो आपको एक लाइन के जो तुरंत याद कर लेने हैं और उनको लिख लेने हैं कॉपी के अंदर। तो देखो मैं बात करता हूँ, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? पढ़ा होगा तुमने। श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? AgBr। किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। यदि हिंदी में आए कहीं भी तो क्या लिखोगे इसको? सिल्वर ब्रोमाइड। याद कर लो अभी के अभी, और कॉपी में भी लिखना है। कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है? दो प्रकार के पदार्थ बताए थे, जिनको प्रकाश भी डाल दोगे ना तो वो विघटित हो जाएंगे। कौन कौन से बताए थे मैंने? AgCl और AgBr, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों के दोनों प्रकाश भी दे दोगे, क्योंकि अभिक्रियाएं दोनों की ऊष्माशोषी होती है। तुम इनको प्रकाश दे दो, ये अपने आप टूट जाएंगे। Ag और Cl2 में टूट जाएगा, अरे Ag और Br2 में टूट जाएगा। तो दोनों को याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। क्यों भरी जाती है? कारण भी बताया था। यदि आपने ऑक्सीजन भर दी या नॉर्मल हवा भर दी, उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीकरण करने से उसका स्वाद और गंध खराब हो जाएगी, जिसका नाम बोला था अपने विकृत गंधी था। तो जल्दी ही खाद्य पदार्थ खराब हो जाएंगे। अतः नाइट्रोज के पैकेट में क्या डाल दिया जाता है? नाइट्रोजन गैस। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न बहुत आता है, ध्यान देंगे। तो इसका रासायनिक सूत्र बताया था CaCO3, जिसका यदि हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? कैल्शियम कार्बोनेट। याद कर लेंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट को। और पहले चैप्टर में याद करो कि कब बना था? जब आपने बुझावा चूना लिया था, दीवार पे पोत दिया था, फिर पोतने के बाद में वो 2-3 दिन के अंदर जो वातावरण की CO2 थी उससे विक्रिया करके क्या बनाया था? कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रश्न बहुत आता है। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आता है। C6H12O6। ये कौन है आपका? ग्लूकोज। 6% देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता है? ये पहले चैप्टर में एक प्रयोग आता है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट आता है, तो इसका रंग जरूर याद कर लेना आप। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला।
ब्लू कलर का होता है। कौन? कॉपर सल्फेट। 7वां प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई बिना घुलने वाला पदार्थ बन गया। मैंने कही एक अभिक्रिया समझाई थी तुम्हें बेरियम सल्फेट वाली, तो वो बेरियम सल्फेट क्या करता है? लास्ट में पेंदे में जमा हो जाता है, यानी वो पानी में नहीं घुल पाता है, यानी वो अविलेय होता है। जो चीज़ घुल जाती है उसको कह देते हैं विलेय, जो चीज़ नहीं घुलती है उसको कह देते हैं अविलेय। तो कोई भी अविलेय पदार्थ अभिक्रिया में बन गया उसको कह देते हैं अवक्षेप। मैंने बताया था क्या कह देते हैं? अवक्षेप। तो ये तुम्हारे छोटे छोटे प्रश्न आजकल बहुत आते हैं 10th बोर्ड में। तो 10th बोर्ड में आपको पता है आपका अवच्छेद आएंगे, खालिस्तान आएंगे, फिर छोटे छोटे प्रश्न और आएंगे, तो वो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहेंगे आज के बाद में? अवक्षेप। 8वां प्रश्न और देख लो। एक प्रश्न, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? तो क्या सर ऊपर भी तो आया था, ये तो गैस भरी जाती है, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने बताया था, कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं खाद्य पदार्थों में ताकि लंबे समय तक खराब नहीं हो, उनका ऑक्सीकरण ना हो, जिनको इंग्लिश में एंटीऑक्सीडेंट बोल देते हैं और हिंदी में उनको प्रतिऑक्सीकारक बोल देते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या दोगे? खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता। विकृत गंधीता का मतलब स्वाद का खराब हो जाना, सुगंध का खराब हो जाना, मतलब पूरा खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा। इसे बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्या लिख दूंगा? प्रतिऑक्सीकारक। क्या मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक। और इंग्लिश में भी लिख सकते हो एंटीऑक्सीडेंट। इसी के साथ अपन इस चैप्टर को यहीं पूरा ख़त्म करते हैं। इसके छोटे छोटे प्रश्न भी कर लिए, कुछ बड़े बड़े प्रश्न भी कर लिए, बाकी आपने पूरे नोट्स लिखवा दिए, 4 वीडियो बना दिए। ये 5वां वीडियो क्वेश्चन का था। अच्छे से 5 वीडियो को देखें, अच्छे से सॉल्व करें। कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।